हेलो। नमस्ते। क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? राजीव खुशियानंद मंडल देख पा रहे, सुन पा रहे हैं हमको? दंगल होगा? काहे दंगल करवा रहे हैं भैया? अच्छा, शाम को। ठीक है। हाँ, आज शाम को 5 बजे पार्क है वैसा। ना, बड़े एक्साइटेड रहता है पार्क के लिए। प्लांट किंगडम चैप्टर का पार्क है आज शाम को, है ना? तो उसमें सबका स्वागत है। और ये जो बेच है ना, इसमें मैं इसको खत्म होने के बाद शुरू करूंगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझिए? इसके बाद मैं शुरू करूंगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जितना क्योंकि इस बेस पर पढ़ाया भी नहीं है वो, बायोमोलिकुलर तो अपने पढ़ी है, बायोमोलिकुलर तो पढ़ी था अपन, है ना? तो इसमें शुरू करूंगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जून से पार्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, जून से पार्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है? चलिए, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। इनसाइड नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड पॉपुलेशन लेवल। अरे अलवीरा भाई, बताया आपको, सक्सेशन पढ़ाया था उस समय, बताया था। हाँ, कि भाई अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म में आता है इवोल्यूशन, स्पीशीज में आता है, स्पीशीज की पॉपुलेशन। कम्युनिटी में क्या इवोल्यूशन हुआ? कम्युनिटी वाले प्रजातियों का समूह है, उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ? नमस्कार, जैसे हो एनसीईआरटी लाइन नेचुरल सिलेक्शन, कैसे हो आप? मस्त एकदम, जय जगन्नाथ, रविंद्र कुमार मोट। सब इंपॉर्टेंट चैप्टर का फिर ले लीजिएगा। अरे सबका ही लेंगे, चिंता मत करो, सबका ही लेंगे, फर्क सबका ही लेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि फर्क ऐसा लेंगे कि आप वहाँ पेपर में जाओगे ना, तो आपको मैं ही में दिखूंगा। जैसे आप बायोलॉजी का पेपर शुरू हो गए तो आपको मैं ही में दिखूंगा। ये भी सर ने पूछा था, ये भी सर ने पूछा था, ये भी सर ने पूछा था। ठीक है? इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो। ठीक है ना? हाँ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते भाई, ईवान क्यों नहीं आ सकते? और जो खास करके 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने के बाद इसमें मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। तो जो 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स सब आपस में अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं कि, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम पार्ट जो है 12th का वो मैं करा दूं। ठीक है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फूड प्रोडक्शन भी कराऊंगा मैं, माइक्रोब्स, एनहांसमेंट और मॉलिक्यूलर, ये तीनों कराने की कोशिश करूंगा मैं। जिसमें हो गया काम, एक प्रोडक्शन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बचेगा बस। 11th में हो गया काम। मोर को एनाटॉमी करवाई में यार, उसमें मोरफोलॉजी अभी 3 बजे चलेगी, और एनाटॉमी में करवाई 3 बजे वाले में यार। अरे पीवाईक्यू लेंगे परख में, आप पीवाईक्यू लेंगे परख में। हो गया एग्जांपल, कितनी बार लेंगे एग्जांपल को? ठीक है ना? जून से जो शुरू करेंगे। और एक मैं सोच रहा हूँ रैपिड रिवीजन कोर्स शुरू करूंगा, पिछले साल जैसे किया था ना, तो पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन, एक लेक्चर पूरा चैप्टर खत्म। सेल रेस्पिरेशन के बाद, ये जो सेल रेस्पिरेशन खत्म होगा, इसके बाद इसी टाइम पर जो है, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम पर है ना, मैं उस पर इनको कोड डाल दूंगा। सब लोग टेलीग्राम पर है कि नहीं? तो उस पर डाल दूंगा। थोड़ा ढंग से देख लिया करो, क्योंकि मैं क्या बहुत ही कम मैसेज डालता हूँ, है ना? और जो डालता हूँ उनको काम के होते हैं मैसेज। हाँ, वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। अब हो गया, मैं बंद कर, सब बंद कर। और डाउट क्लियरिंग सेशन तो कल अपन ने कर लिया था, एग्जाम पर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे भाई साहब सेल रेस्पिरेशन। और ये आज के डाउट पे भी आपने डाउट पूछ सकते हैं भाई साहब, एक साथ 3 डाउट पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर को मौका मिलता है मेंटरशिप। देखो भाई साहब, अब हम शुरू करेंगे सेल रेस्पिरेशन, पूरा भेजा चाहिए। और अगले 125 मतलब 1 घंटा 25 मिनट हमारे पास बचा है, इसमें हम इस पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। पूरा चैप्टर निपट जाएगा, पूरे चैप्टर को आज ही खत्म करके आज के बाद चैप्टर में समझने की बची क्योंकि हमने थ्योरी जो प्रोडक्शन रेस्पिरेशन दोनों है। ठीक है भाई, कुछ समझने नहीं, अभी बढ़ जाएगा। ठीक है? अब आप यहाँ पूरा कंसंट्रेट कीजिए, पूरे फ्लो में आ जाइए, बिल्कुल भेजा यहाँ, कॉपी पेन किताब से कुछ नहीं, पूरा कंसंट्रेशन। ठीक है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई साहब, एक होता है सेल रेस्पिरेशन चैप्टर शुरू करें, एक होता है डाइजेशन और एक होता है रेस्पिरेशन। और ये आप जानते हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है। तो फालतू का मैसेज नहीं, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना। ठीक है? ये तो बताइए आपको कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये होता है सेल रेस्पिरेशन। और सेल रेस्पिरेशन के दौरान भी जो ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक? तो पहला सवाल मेरा सिंपल यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? और देखिए, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग, ब्रीथिंग इज डिफरेंट थिंग। ब्रीथिंग कैसे? रेस्पिरेशन इज सेलुलर प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेरा सवाल समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? छोड़ो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? छोड़ो भाई साहब, एकदम मुंह पर चढ़ रही है। अच्छा चलो मुझे बताओ, छोड़ो, मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अरे भाई साहब, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? CO2H2, product of digestion of carbohydrate is glucose, and product of respiration of carbohydrate is CO2H2 plus ATP energy. शाबाश। What is the product of digestion of fat? अरे फेट, आरएस, फेट फेट। सोहन, तुम तो बिल्कुल एकदम भेड़चाल शुरू कर देते हो। उस आरएस ने लिखा पहले, इसने शुरू कर दिया। कॉमन सेंस, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट करो। ग्लिसरॉल फैटी एसिड। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ फैट? CO2H2 ATP। शाबाश। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन? शाबाश। तो सवाल मेरा ये था कि एक्चुअल में डाइजेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ बायोकेमिकली कि वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, रेस्पिरेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वो CO2H2 में टूटा? व्हाट इज बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? बायोकेमिकल डिफरेंस इज डाइजेशन इज। अरे तुमने कॉमन सेंस से बताया, टीपी बताया होता बस। कॉमन सेंस से बताया, टीपी बताया, बस ईमानदारी से बताओ। कॉमन सेंस। कुछ एक लोग हैं जो टीपी कह रहे हैं, हाँ ना, मतलब यार, हाँ। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई साहब, डाइजेशन इज बायोकेमिकली, हाइड्रोलाइसिस एंड रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकली ऑक्सीडेशन। ठीक। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, इधर आ जाओ। तो पहली बात तो ये है
कि जैसे हमने कहा रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन, और डाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। तो बेंजामिन फ्रूंसलोर मैं आज नहीं पहले से बता रहा हूँ, कोई कह रहा था फलाने सर ने बताया था, हमको ढींगे सर ने बताया। मैं आपको कब से ये माहौल बना रहा हूँ कि डाइजेशन सब में होना हो, सेल रेस्पिरेशन सब में, डाइजेशन सब में होना हो, सेल रेस्पिरेशन सब होता है। क्यों? क्योंकि सेल रेस्पिरेशन में काम आता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और इसलिए डाइजेशन सब में होना हो, हाइड्रोलाइसिस सब में होगा, डाइजेशन सब में होना हो, हाइड्रोलाइसिस सब में होगा। क्यों? हम प्लांट्स में तो नहीं डाइजेशन होता है, ठीक है ना, प्लांट्स में नहीं डाइजेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में ये तो हाइड्रोलाइसिस होता है वैसा। जैसे जर्मिनेट करता है, गेहूं का दाना है तो वो जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेशन तो बाद में होगा। जिबलिन का काम याद करो, स्टोर फूड हाइड्रोलाइज मीडियम एक्टिविटी होता है, जिबलिन एमाइलेज लाइपेज प्रोटीन बायोएसिस अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट, ठीक। तो हाइड्रोलाइसिस सब में होगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ही सेल रेस्पिरेशन में काम आता है। तो पहला ब्रह्मास्त्र तो यही है, और इस ब्रह्मास्त्र को आप याद रखोगे बच्चों, मैं जो जिसको बोलता हूं ब्रह्मास्त्र, मतलब जो समझिए कि वो सिर्फ चैप्टर के लिए नहीं है, ब्रह्मास्त्र सब जगह काम आना है, सर्वव्यापी है, और ब्रह्मास्त्र का सबको सम्मान करना पड़ता है, पता है ना आपको, इसलिए वो सब जगह लगता है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर काम आएगा, ये पता नहीं कहाँ काम आएगा, बायोमोलिकुलर चैप्टर में काम आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में काम आएगा, ये ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, पता नहीं कहाँ काम आएगा, मुझे नहीं पता, ये आपके ऊपर है। और ये कोई रखने की चीज नहीं होती है जो ब्रह्मास्त्र में दी है आपको, ठीक है ना। तो पहली चीज तो क्लियर होगी। दूसरी चीज, और इसलिए जब हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसका ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन, हम कहते हैं सामान्य रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है। लेकिन एक चीज याद रखो, फैट काम नहीं आता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के, क्या काम आता है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दैट इज ग्लिसरॉल फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च काम नहीं आता रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में काम आता है ग्लूकोज, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन काम नहीं आता रेस्पिरेशन में। और इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है समरी में, जिस चैप्टर की समरी से पहली लाइन लिखी है, पहली दूसरी लाइन है, एक पैराग्राफ की पहली लाइन है कि प्योर फैट एंड प्रोटीन्स आर नेवर यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्योर फैट एंड प्रोटीन्स आर नेवर यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसमें आप स्टार्च भी जोड़ सकते हैं, प्योर स्टार्च, प्योर फैट, प्योर प्रोटीन आर नेवर यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अरे यार फैट थोड़ी काम आता है, काम क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, दैट इज ग्लिसरॉल फैटी एसिड। प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड, स्टार्च नहीं, ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं बार-बार नहीं बोलूंगा चीजों को, सेल्फ अंडरस्टूड है भाई साहब, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ठीक है। हम बोल देते हैं फैट। चूंकि दूसरी बात आपने क्या कहा, तो आपने कहा कि साहब रेस्पिरेशन तो ऑक्सीडेशन, डाइजेशन में एनर्जी नहीं रिलीज होती, याद रखिए, डाइजेशन से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन से, याद रखो। तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, तो ये सबने रटा हुआ है। और मैं पहले भी आपको साइंटिफिकली माहौल बना चुका हूं कि हाईएस्ट एनर्जी किसके ऑक्सीडेशन से मिलती है, अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किसके ऑक्सीडेशन से मिलती है, अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हाईएस्ट एनर्जी किसके ऑक्सीडेशन से मिलती है, फैट्स। सेकंड नंबर पर प्रोटीन्स, और थर्ड नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। इन सबसे एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फैट मतलब ग्लिसरॉल फैटी एसिड, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स, ठीक। लेकिन जब हम सेल की प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो सेल पहली प्रेफरेंस किसके ऑक्सीडेशन को देती है, तो पहली प्रेफरेंस देती है सब प्रेफरेंस, ये तो एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहली प्रेफरेंस देती है सब कार्बोहाइड्रेट को, दूसरी देती है फैट्स को, तीसरी देती है प्रोटीन्स को। तो एनर्जी तो ज्यादा उससे मिल रही है, एनर्जी तो ज्यादा मिल रही है फैट से, फैट को प्रेफरेंस नहीं देती, क्यों प्रेफरेंस नहीं देती। शालू आपने कहा हाईली रिड्यूस्ड, ठीक बात है, तो क्या हो गया, हाईली रिड्यूस्ड मतलब क्या हुआ, O2 ज्यादा चाहिए होता है, शाबाश बहुत बढ़िया अदिति, शालू बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ज्यादा होगा। मैंने सिखा दिया आपको, मोर कंपाउंड रिड्यूस मोर द एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो मोर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या काम आती है, जैसे आपने कहा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा काम आएगी। अब जैसे का ऑक्सीजन ज्यादा काम आती है, तो जैसे का ऑक्सीजन काम, ऑक्सीजन क्या काम आती है रेस्पिरेशन, शाबाश, मुंह से निकलना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, क्या काम आती है, शाबाश, लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कहां, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन ज्यादा काम आएगा, और इसलिए सेल के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके ऑक्सीडेशन को प्रायोरिटी नहीं देती है, ठीक। वो आप, अब मैं दिखाऊंगा कैसे काम आती है, उसकी चिंता छोड़ो, पहले पॉइंट तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सेल रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर, और एक जो है ऑक्सीजन के कंजप्शन के आधार पर। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर दो तरह का होता है, एक तो होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब क्या, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब होता है व्हेन जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट स्टोर फूड ऑक्सीडाइज्ड बाय द सेल टू गेट द एनर्जी। जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या, जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब जो आपने खाया है आपकी सेल तक पहुंचा है, जो उसको सामान्यतः अवेलेबल है। जैसे आपने रोटियां खाई, आपकी सेल को क्या मिला, मेजॉरिटी में सेल को क्या मिला, दिव्यांश कार्बोहाइड्रेट मत बोलो, तो सेल को क्या मिला। चलो मैं फिर से एक बार आपको इस चीज को क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आप अभी भी वही वही घूम रहे हैं, एक मिनट के लिए रुक जाओ, तो मैं वापस सरल बता देता हूं चीज को, ये काम भी आता है आपने फंडामेंटली। भाई साहब हम जो भी खा रहे हैं ना, तो हमारा डाइजेशन चल रहा है, और डाइजेशन से क्या हो रहा है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या बदल रहा है, ग्लूकोज में, फैट, ग्लिसरॉल, प्रोटीन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्लड से एब्जॉर्ब कर रहा है, और ब्लड के थ्रू पूरे सेल में पहुंच रहा है। आई बात समझ, और फिर सेल उसको यूज करें। तो मैं जब मैं कहता हूं सेल को क्या मिला, तो सेल को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, स्टार्च नहीं मिला, आपको सेल को क्या मिला, सेल को ग्लूकोज मिला। समझ में आई बात, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जैसे अपन लेते हैं सीड जर्मिनेशन होता है, तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन होता है। एक मान लीजिए गेहूं का दाना जर्मिनेट कर रहा, उग रहा है, गेहूं का दाना उग रहा है, तो पहले तो वाटर के संपर्क में हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही सब जो भी हमने बोला, गेहूं है तो उसमें कार्ब ग्लूकोज जाएगा, फिर उसका रेस्पिरेशन होगा। मान लीजिए मूंगफली का दाना जर्मिनेट हो रहा है, तो पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, लाइपेज एंजाइम, उसको ग्लिसरॉल, फैटी एसिड मिलेगा, फिर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल। दाल है, चना है, मटर है, मूंगफली है, चना मटर सॉरी मूंगफली बोल रहा था, फैटी है तो वो जब उगेगा तो वो पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, वो प्रोटीन, और फिर उस अमीनो एसिड बनेगा, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल। ठीक है, ये जो भी मैंने कहा ये सब जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये सब जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आपने रोटियां खाई, सेल को क्या मिला साहब, ग्लूकोज मिला। आपने दाल खाई, अंडा मांस मछली खाया, अमीनो एसिड मिला। आपने घी तेल खाया, तो आपके सेल को क्या मिला साहब, ग्लिसरॉल, फैटी। ये सब जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज बनाया, तो जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जो उसमें स्टोर फूड की हम बात करें, तो स्टोर फूड हम एनिमल की बात करें, तो हमारे यहाँ स्टोर फूड है, ग्लाइकोजन है, फैट है। प्लांट्स की बात करें तो वही स्टोर फूड में स्टार्च है, फिर स्पेसिफाई हम हो जाए, जैसे दाल की हमने बात की तो प्रोटीन है, तो फिर वही हाइड्रोलाइसिस, वही हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना।
ल्यूकोसिन स्टोर फूड होता है किस प्लांट किंगडम पड़ेगा ल्यूकोसिन। क्या बात है, शाबाश, ओ वाह मजा आ गया भाई साहब क्या बात है, क्राइसोफाइटा डाइटम्स, क्या बात है, वाह भाई साहब, ये सीएम सर के स्टूडेंट चलिए साहब, बहुत बढ़िया ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमिनरी। अच्छा पंजाबी में फुंगी में होता है, फुंगी में क्या होता है, स्टोर फूड। अच्छा पाइरोनोटिस में हो जाता है, पाइरोनोटिस भाई साहब, और ये तो भाई साहब पूरे तैयार बैठे हुए ये तो भाई साहब पूरे तैयार बैठे हुए रहने दो तुम तो, अभी रायता निकला था भाई साहब, सामने पे लाए हाँ, बीच में प्रोटीन बाहर स्टार्च, रहने दो तुम, बस मुझे लगता है आज दूसरे सवाल पूछने पड़ेंगे, मतलब अभी से माहौल समझ में आ गया मेरे को। अब मुझे दूसरे सवाल पूछने पड़ेंगे आपसे, ये तो सब आपने कर लिया भाई साहब, पिगमेंट पिगमेंट ये सब, आज थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है चलो आ जाओ। तो जो भी स्टोर फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो और ये है मजा, देखो ये है साइंस, इसको बोलते हैं विज्ञान। साइंस को हमेशा ऐसा पढ़िए, इसलिए कहता हूं बच्चों, इसको कहते हैं दिमाग का ढक्कन खोलना, इसको कहते हैं चीजों को समझना, इसको कहते हैं चीजों को जोड़ना, है ना। ऐसा थोड़ी कुछ चैप्टर में पढ़ा था तो यहाँ काम नहीं आएगा। जब आप विज्ञान को ऐसे पढ़ते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती है, रटना नहीं पड़ता, आप पढ़ाने वाले सुंदर। मुझे इसमें खुशी होती है, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे का ये विकास हो, और जिस बच्चे का ये विकास हो गया ना, नीट निकलने के लिए जिंदगी में वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर डालेगा, ये मेरी गारंटी है। नीट भी निकाल लेगा, उसका ये लेवल हो गया तो वो नीट भी निकाल लेगा और जीवन में बहुत अच्छा करेगा ही सही, ये तय है, ये तय है, ये लेके ले लो भाई। इसको बोलते हैं विज्ञान, इसको बोलते हैं विज्ञान को समझना, ये अप्रोच होना चाहिए बच्चों। जब आपका ये अप्रोच रहेगा ना तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सफल होने से। आप जोड़ते जाइए चीजों को, जब आप ये पढ़े तो आप आपके दिमाग में स्टोर फूड है तो स्टोर फूड कहते हैं स्टोर फूड प्लांट किंगडम में चले जाओ, एनिमल में चले जाओ, ठीक है ना। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप समझिए भाई साहब अरे तुम शाम वाली क्लास का भी मत करो, यहीं रहने दो, चले जाओ। हाँ, तो प्रोटीन का समझ गए, जनरल रेस्पिरेटरी सब्सटेंस स्टोर फूड, व्हेन द देयर इज नो जनरल रेस्पिरेटरी सब्सटेंस सेल, व्हेन देयर इज नो स्टोर फूड इन सेल, जब सेल में ना तो जनरल रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हो ना स्टोर फूड, तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर ऑक्सीडाइज्ड। तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इस चीज को समझिए, देखो भाई साहब सामान्य कैसे बोल देते हैं प्रोटीन रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट फेट रेस्पिरेशन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन प्रोटीन, अरे नहीं भैया, फ्लोटिंग में भी सब आ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट फेट प्रोटीन सब आ रहे हैं, बोलो यस और नो। प्रोटीन में भी तीनों काम आ रहे हैं और प्रोटोप्लाज्म में भी तीनों काम आते हैं। ये बात अलग है कि हम जानते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म में बायोमोलिक्यूल्स मात्रा में क्या प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली बात प्रोटीन इजीली अवेलेबल है तो प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका ये थोड़ी यार, और इसका समझा जब सेल में स्टोर फूड है जनरल रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, तो सेल का अपनी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, लिपिड है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड को ऑक्सीडाइज कर रही है, तो भाई अपने स्ट्रक्चर को निकालिए ना सेल, उसके प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर रही है तो अपने स्ट्रक्चर को निकालिए ना सेल, और अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डेथ। और ऐसा कब होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। 10-12 दिन के लिए कोई इंसान भूखा रहे तब ऐसा होगा, 8-10 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, 8-10 दिन तक तो प्रोटीन चलेगा, याद रखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए बाहर से कुछ खा नहीं रहे हैं तो शरीर में इतना होता है, और 8-10 दिन तक भूखा रहने कोई नहीं मरता, ये बता दूं आपको, इतना शरीर में रहता है पर्याप्त स्टोर फूड, उससे काम चल जाता है। आई बात समझ, हाँ लेकिन 8-10 दिन से ज्यादा रहे तो फिर जब बाहर से नहीं मिल रहा, स्टोर फूड खत्म हो गया, तो फिर प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है सब, तो फिर इट विल लीड्स टू डेथ। जिन लोगों में होता है संथारा, मुझे लोग लेते हैं संथारा, तो संथारा मतलब ये होता है कि वो शिक्षा से मृत्यु हासिल करते हैं और वो 90-80 साल की उम्र हो गई शिक्षा से, तो वो क्या करते हैं, त्याग देते हैं भाई साहब, और उसके बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे वो मतलब 20-25 दिन तक डेथ नहीं होती, ये बता दूंगा जिन लोगों में होता है साहब, ठीक है। तो उसके बावजूद भी उनकी डेथ नहीं होती। अब आप अंदाजा लगाओ इतना धीरे धीरे सेल की डेथ, ठीक है। ये तो क्या मतलब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के काम आने के आधार पर दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और भाई साहब एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोल देते हैं फर्मेंटेशन, लेकिन मैं बता दूं आपको फर्मेंटेशन इज डिफरेंट थिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग, मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अभी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लो, और एनारोबिक को फर्मेंटेशन बोला हुआ है साहब। तो पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या, व्हेन O2 इज यूज्ड। अब जैसे का आपने अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, जैसे का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम आई, बोलो जैसे क्या काम आई, लास्ट इलेक्ट्रोनाइट्रोजन, तो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब समझो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में से कोई भी हो सकता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अभी तक फोटोसिंथेसिस बनाया किससे था, इनऑर्गेनिक से, हवा और पानी से, तो ये हवा और पानी हो जाएगा वैसे। दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसकी मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। ऐसा कब होगा जब रेस्पिरेशन में कोई भी हो, यहाँ आप अमीनो एसिड ले लो, यहाँ आप कुछ ले लो, नंबर ऑफ CO2 स्टोर हो जाएगा बस, ठीक है ना। ग्लिसरॉल ले लो, फैटी एसिड ले लो, सबका कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू नॉन मैटर, ये समझ में आ गया। मुंह से ये निकलना दिमाग होगा, ठीक है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब ये कंप्लीट ब्रेकडाउन इनटू नॉन मैटर। ऐसा कब होगा, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम आएगी। क्या काम आएगी ऑक्सीजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एक्सेप्टर। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम आए तो फिर होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दोनों के दौरान होता है सर, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन दोनों के दौरान इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। और इनकम्प्लीट का मतलब फॉर एग्जांपल एनर्जी भी यहाँ मिलेगी या कम मिलेगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट के भी ऑर्गेनिक बना हुआ है भाई साहब, ये इनऑर्गेनिक नहीं बना, तो पूरा नहीं बना, इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये टूट के भी क्या बना है, ऑर्गेनिक बना हुआ है, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऑर्गेनिक कंप्लीटली इनऑर्गेनिक ब्रेक हो गई। समझ आ गई बात। ऐसा कब होगा जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम नहीं आएगी, और जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम नहीं आएगा तो रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन बोल देते हैं, फिर डिफरेंस बात बताऊंगा। अभी तो एनारोबिक फर्मेंटेशन नहीं बना, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब समझ में नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। कंप्लीट ऑक्सीजन कब होगा जब काम आएगी ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट कब होगा ऑक्सीजन काम नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, नो कंफ्यूजन, मुंडे से ये निकलना चाहिए, ठीक है। आ जाओ अब आते हैं फंडामेंटल नंबर 3 पर, और फिर पूरा चैप्टर शुरू करें। रेस्पिरेशन जो है वह है साहब क्या, तो रेस्पिरेशन जो है वह है एम्फीबोलिक प्रोसेस, और एम्फीबोलिक का मतलब कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक दोनों है। तो हम इसके दोनों ही जो है
अप्रोचेस पर जाएंगे। ठीक, तो पहले मैं इसका कैटाबॉलिक अप्रोच बता रहा हूँ और फिर मैं एनाबॉलिक अप्रोच बताऊंगा। ठीक, और ये फंडा जिसमें चैप्टर खत्म है। आ जाओ। तो पहले मैं सेल रेस्पिरेशन का आपको बता रहा हूँ कैटाबॉलिक अप्रोच। आ जाइए इधर, पहले तो क्या बता रहा हूँ, तो पहले मैं बता रहा हूँ कैटाबॉलिक अप्रोच। तो जब मैं कैटाबॉलिक अप्रोच की बात करता हूँ साहब, तो शुरू हो जाओ भाई साहब ब्रेकडाउन, जैसे का रेस्पिरेशन, तो ब्रेकडाउन रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन, जैसे का ऑक्सीडेशन, एंजाइम कौन सा, सेल रेस्पिरेशन में जहाँ ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं की थी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर एक बार आपस मौका है, कंसंट्रेट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। श्वेता क्या लिख रहे हो, श्वेता क्या लिख रहे हो तुम, सेल रेस्पिरेशन में जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजनेज, पूरा भेजे में ये होता है, किसी का भी हो कहीं भी हो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस लिग्रेशन क्रेब साइकिल, जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा, डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका ऑक्सीडेशन कैसे पता चला, डिहाइड्रोजनेज, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या बन गया, क्या निकल गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एनर्जी, कब तक, जब तक कोई दूसरा ना ले। सेल रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर कौन, एंजाइम कौन, डॉट वोट लगा के लिखो, नहीं तो डायरेक्ट एनएडी नहीं आएगा, ये कौन है, कौन एनएडी लिख रहा है, हाँ एनएडी एंड डायरेक्ट एनएडी नहीं आता लिखने में, ठीक है, डायरेक्ट एनएडी नहीं आता लिखने में, ठीक है, एनएडी एफएडी, अधिकांश जगह कौन, अधिकांश जगह कौन, एनएडी, एक जगह कौन, एफएडी, कहां, क्रेब साइकिल, ये क्या है, ये क्या है, एनएडी एफएडी क्या है, कोई नहीं, यानी रिएक्शन के समय हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और रिएक्शन में जाएंगे, रिएक्शन तो नहीं करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पर काम करेंगे। चलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, एनएडी क्या हो गया, जल्दी एनएडी क्या हो गया, रिडक्शन क्या बन गया, एफएडी क्या हो गया, क्या बन गया, तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो गया, तुमको क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। देखो ये डेफिनेशन है। नाउ एनएडीएच टू प्रोडक्ट ऑक्सीजन का, एनएडीएच टू प्रोडक्ट ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जब ऑक्सीडाइज होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी काम आएगी किसमें, एडिटिव सिंथेसिस। कौन से फास्फोलिपिड एडिटिव सिंथेसिस होगा, कौन से फास्फोलिपिड एडिटिव सिंथेसिस होगा, अरे फास्फोलिपिड का नाम बताओ, हां शाबाश। और बीच में एक, अरे मेहंदी सबस्ट्रेट लेवल कहां आ गया ईटीएस में, आकृति ईटीएस में सबस्ट्रेट लेवल कहां से आ गया, रास्ते में एक दो जगह जो है रहमत, याद रख, चुगलखोर बैठे कक्षा में, ठीक है ना, चुगली करने वाले बैठे, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये हां आ जाओ इधर, हाँ ये भी हो सकता है, बहुत सुनने के लिए लिखा हो, ये भी हो सकता है, आ जाओ इधर। तो जो है क्या नाम से, इधर जाओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बन जाते हैं, दो चार रास्ते में सबस्ट्रेट लेवल से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये कांसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, कांसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म क्या है, तो कांसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ये है कि रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे का ऑक्सीडेशन कैटालाइज्ड बाय डिहाइड्रोजनेज व्हिच रिलीज द एनर्जी instantly converted in the reduced coenzyme which is utilized in the synthesis of ATP। टाइम ऑक्सीडेशन का माइटोकॉन्ड्रिया टीएस, और वहां जाकर ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलिपिड सेंसिटिव बन जाएगा और बीच में एक आधे सबस्ट्रेट लेवल। ये है पूरा कांसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, ये समझ में आ गई बात, पक्का पक्का। आपकी जनता को ये समझ में आती है लेकिन ओरिजिनल समझ नहीं आता। मैं ओरिजिनल रिएक्शन बताता हूं भाई साहब, ठीक है, एक ओरिजिनल बताता हूं, ये तो जनरल रिएक्शन है, ओरिजिनल बताता हूं। चलो सो जाओ, यहां किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, आइसोलेटेड ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन सक्सेनेट, रिडक्शन किसका हुआ, और डॉट डॉट एनर्जी जब लिखना हो ना तो डॉट डॉट लगा दिया करो भाई साहब, डायरेक्ट एनर्जी लिखने नहीं आता, एनर्जी, और एनर्जी रिडक्शन से क्या बन गया, एनर्जी पता है कि एक ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, ये समझ में आ गया। ऐसी कोई और रिएक्शन आ जाएंगे आप पहचान लोगे, और मैं पहचान चुका हूं आपको शायद, मैंने उस समय जब ये बताया था फंडामेंटल, तो उस समय मैंने आपसे पूछ लिया था, है ना, मैं ये करवा चुका हूं, तो फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ इधर। ये तो कांसेप्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म है। फिर मैं जो है कांसेप्ट ऑफ एनाबॉलिज्म पर आऊंगा, एक लाइन में बोल देता हूं। कांसेप्ट ऑफ एनाबॉलिज्म ये है कि हम जो खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी कि यही रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट से हमारे प्रोटोकॉल का सिंथेसिस होगा, ये जो मिलेंगे वही हमारे प्रोटोकॉल बनाएंगे, वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो फिर कमर कस लीजिए, अब आप सारी बातें सीख चुके हैं, पूरे चैप्टर को निपटाएंगे अभी हम, और पूरा भेजा यहाँ पर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे साहब, हाँ ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं इसको, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये देख रहे हैं आप, ग्लाइकोलाइसिस, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस, इसको कहते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं बच्चों क्योंकि इसी में आकर सब ऑक्सीडाइज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब इसी में ऑक्सीडाइज होते हैं। इसको हम ये देख रहे हैं, ये देखिए अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड बार-बार कहने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रोटीन का सेल कंडीशनर रेस्पिरेशन अमीनो एसिड, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का सेल ग्लूकोज, ये सब इसी में आएंगे। तो मैं इसको ले रहा हूं किसी ग्लूकोज से, फिर अमीनो एसिड वगैरह को इनको भी आऊंगा, ये सब इसी में आते हैं, और जो होता है कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है ना। ये अलग-अलग स्टेप होते हैं, सेल अलग-अलग जगह पर होते हैं, अलग-अलग अमाउंट में एनर्जी यहां से रिलीज होती है सब, ठीक है। तो ग्लूकोज से शुरू है, फिर प्रोटीन को भी आएंगे, आ जाओ। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, बोल क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरुवेट, पाइरुवेट, यानी 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट करके 3 कार्बन वाला पाइरुवेट में बदलता है। अब 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाला पाइरुवेट में बदलता है, पाइरुवेट कितने मॉलिक्यूल मिले, ठीक। और यहाँ ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हमको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, पूरा भेजा यहाँ चाहिए, पूरा सीट बेल्ट बांध लो, पूरा फोकस्ड कंसंट्रेशन, कान मेरी बात पर, आंखें सामने लैपटॉप पर, ठीक है ना। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिल रहा है, 2 NADH2 और 2 ATP,
तो पहले तो मुझे बताओ, यहाँ NADH2 बना, इसका मतलब ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस किसी इंटरमीडिएट का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। शाबाश। एंजाइम कौन सा रहा होगा? डिहाइड्रोजनेज। और वह ऑक्सीडेशन की एनर्जी कंजर्व हो गई NADH2। ठीक, उसके साथ साथ हमको 2 ATP मिले। तो अगर 2 ATP मिले तो इसका मतलब पहली बात तो कौन से फास्फोराइलेशन से मिले होंगे? ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल फोटो, तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फो ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल हो सकता है। ठीक, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या मिला? हमारे सेल को क्या मिला ग्लाइकोलाइसिस से, और ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। हमको मिला 2 NADH2 2 ATP। ठीक, और यहाँ तक का कार्यक्रम सब में होगा। सब में होगा मतलब चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, चाहे फर्मेंटेशन। और मैं बता रहा हूँ शुरू से कि सबकी माता जी हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये वो प्रोसेस जो हर सेल में होता है, ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर की ईच एंड एवरी लिविंग सेल में। इसके होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रश्न आता है व्हाट इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, ऑक्सीजन तभी होगा, नहीं है तभी होगा ना। यहाँ जो पायरुविक एसिड बना, इस पायरुविक एसिड का भविष्य कौन डिसाइड करती है? तो इसका फ्यूचर डिसाइड करती है ऑक्सीजन। और इसके दो भविष्य, मान लो सेल में ऑक्सीजन नहीं है या रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम नहीं आ रही, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम नहीं आ रही, तो बताओ क्या होगा इसका? तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन जो सिखाया वही निकलना चाहिए। इन क्या होगा इसका? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही टूट जाएगा, कोई अल्कोहल या लैक्टिक एसिड या कुछ भी है। समझ में आएगा? और आगे कुछ भी नहीं होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, ये आगे कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ? इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, न लिंक, न क्रेब, न टेस्ट, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ये तो अब मान लो ऑक्सीजन काम आ रही, तो ऑक्सीजन काम आ रही तो क्या होगा? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कंप्लीट। ठीक, तो आ जाओ, तो मान लेते हैं ऑक्सीजन काम आ रही है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन काम आ रही है तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फिर आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का अगला स्टेप क्या? तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगला स्टेप आता है लिंक रिएक्शन। क्या कहता है? लिंक रिएक्शन। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है मैट्रिक्स, यानी ये तो साइटोप्लाज्म बना पायरुवेट एसिड, और साइटोप्लाज्म पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। और याद रखो पायरुवेट के लिए मेम्ब्रेन टर्मिनल होती है, सिखाया आपको ये फॉर एप्पल बिफोर बुक हमने। समझ नहीं बात? ये तो महत्वपूर्ण बात है, इसलिए तो सिखाया था कि मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल, किसके लिए इम्परमेबल। ये कॉमन सेंस ऑब्जर्व है। ठीक, तो भाई साहब ये जो है NADH2 FADH2, सॉरी पायरुवेट एसिड की जगह माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन। चलो, तो फिर एक ग्लूकोज के लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगा? एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार चलेगा लिंक रिएक्शन? 2 बार। 2 बार को चलेगा, 2 बार को चलेगा। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड तो 2 बार चलेगा। ठीक, और लिंक रिएक्शन में पायरुवेट टूट जाता है, इसमें एसिटाइल कोलिन में। इसमें एसिटाइल कोलिन कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। कितनी बार में? 2 बार। तो 2 बार में तो एसिटाइल कोलिन। तो पहली बात तो 3 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला टूटा तो क्या निकला? CO। कितना CO2? 2। कितनी बार में? कितनी बार में? 2 बार में। CO2 को निकलना बोले तो क्या? CO2 को निकलना बोले तो क्या? शाबाश, डी कार्बोक्सिलेशन। शाबाश। ठीक, और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या मिला? तो गौर से देखो क्या मिला? कितना NADH2? कितनी बार में? 2 बार। तो एक बार में कितना? 1। NADH2 बना तो पायरुवेट का क्या हुआ? शाबाश। ऑक्सीडेशन होता है कौन सा? और CO2 निकला तो पायरुवेट का क्या हुआ? डी कार्ब। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया? शाबाश। दोनों मिलाकर के क्या हो गया? शाबाश, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। शाबाश, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसका? किसका? शाबाश, पायरुवेट एसिड का। और उससे प्रोडक्ट क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। और इसलिए इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ये आगे क्रेब साइकिल में आता है, और इसलिए ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में जोड़ता है, और इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में जोड़ता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रश्न आता है, लोकप्रिय प्रश्न है कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल? तो एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक, और क्रेब साइकिल को वैसे यहां से चलाया जा सकता है, तो वहां से चलाओ, पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है ना? वहां से चल रहे हैं, अब छोड़ो। तो आप बोल सकते हो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, 3 कार्बन वाला पायरुवेट, 3 कार्बन वाला ग्लूकोज, 3 कार्बन वाला पायरुवेट, 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम। तो अब फर्दर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ब्रेकडाउन होता है उसे ही कहते हैं क्रेब साइकिल। क्या? द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। कहां होता है क्रेब साइकिल? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। मतलब एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगा? 2 बार। 2 बार को चलेगा, क्योंकि एक ग्लूकोज को एसिटाइल कोएंजाइम मिला, तो एक क्रेब साइकिल एक एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन, तो 2 में 2 का हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है? 2। तो अब अगर ये एक एसिटाइल कोएंजाइम टूटेगा तो कितना CO2 निकलेगा? एक एसिटाइल कोएंजाइम कितना CO2? 2। फिर 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर ये टूटेगा तो कितना CO2 निकलेगा? 2। सीधी सी बात। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 क्रेब साइकिल में कितना CO2? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 क्रेब साइकिल में कितना CO2? 4। ठीक है, 2 पानी को छोड़ दो, इसको छोड़, इस पानी को छोड़ दो, नहीं है, ठीक है। कितनी बार चलेगा क्रेब साइकिल? 2 बार। अब यहाँ आपको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या मिल रहा है क्रेब साइकिल? NADH2 कितना? 6। अब अगर मैंने कहा कि 6 NADH2, तो 6 NADH2 कितने क्रेब साइकिल में मिले? तो एक बार में कितना? एक क्रेब साइकिल में। ठीक, अगर NADH2 बना तो क्रेब साइकिल के किसी इंटरमीडिएट का क्या हुआ होगा? एंजाइम कौन सा रहा होगा? डिहाइड्रोजनेज। और एनर्जी कंजर्व हो गया NADH2। और क्या मिला क्रेब साइकिल में आपको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से? FADH2 कितना मिला? 2। कितनी बार में मिला? 2। इसका मतलब एक बार में कितना? FADH2 बना तो किसी इंटरमीडिएट का क्या हुआ होगा?
ऑक्सीडेशन। एनजाइम कौन सा रहा होगा? डिहाइड्रोजनेज। एनर्जी कंजर्व हो गई। और क्या मिला? एफएडीएच बना तो किसी इंटरमीडिएट का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। एनजाइम कौन सा रहा होगा? डिहाइड्रोजनेज। एनर्जी कंजर्व हो गई। और क्या मिला? दो नहीं भाई साहब, तीन तीन नहीं, दो है, दो तीन दिख रहे हैं आपको, तीन नहीं दो है, दो दो है, दो भाई साहब, दो की लाइन मिल लीजिए, ठीक है ना, तीन को है, दो मेरी आंखों से देखो, ठीक है ना, दो मन की आंखों से मत देखो, मेरी आंखों से, ठीक है, तुम्हारी मन की आंखें तो जाने का देख लेती है भाई साहब, है ना, वो दिखाना नहीं चाहता, वो भी देख लेती है आपकी मन की आंखें, तो उनका तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी आंखों से मत देखो, मेरी आंखों से देखो, ठीक है, तुम्हारी मन की आंखें तो पता नहीं क्या ही है, ठीक है, आ जाओ। तो जो है क्या नाम से, अरे कितना एटीपी है? एटीपी कितना? दो। कितनी बार में? दो बार। एक बार में कितना? एक। ये एटीपी बना तो किस फास्फोरिलेशन से बना? फोटो ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल से, ठीक है। अब गौर से देखो, एक ग्लूकोज का काम तमाम करते हैं भाई साहब, आप गौर से देखो, एक ग्लूकोज निपटा दिया आपने, एक ग्लूकोज पूरा करने पहले आधा निपटा चुके हो आप, एक ग्लूकोज कितने सीओ2 बनाया था आपने? एक ग्लूकोज कितने सीओ2? 6। गौर से देखो 6 निकल गए, है ना, अभी 12 पानी बनना बाकी है, 6 CO2 12 पानी से बनाया था ना, तो 12 पानी बनना बाकी है, 6 CO2 निकल चुके हैं, है ना, तो एक ग्लूकोज का काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर मैं आगे जाऊँ उसके पहले एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, और वो ये कि अभी हमने क्रेब साइकिल कहाँ चलाया था बच्चों? अभी हमने क्रेब साइकिल चलाया था एसिटाइल कोलिन। एनसीईआरटी में, अरे कहाँ पर नहीं पूछा, अगर ये पूछा कहाँ से चलाया था एसिटाइल कोलिन, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे क्रेब साइकिल की बायोकेमिकल रिएक्शन को देखेंगे, तो क्रेब साइकिल को उन्होंने पायरुवेट एसिड से चलाया हुआ है, बायोकेमिकल रिएक्शन में पायरुवेट एसिड से चलाया हुआ है, फोटो भी आप देखेंगे उन्होंने थोड़ी में जरूर लिंक रिएक्शन वाला लिख दिया, लिंक रिएक्शन वाला लिख दिया, और फिर जब क्रेब साइकिल अलग हेडिंग लिख दिया, लेकिन जब क्रेब साइकिल का फोटो उन्होंने दिया तो वो पायरुवेट एसिड चला रखा है, ये और बता दूं आपको, ठीक है ना। तो अभी हमने क्रेब साइकिल एसिटाइल कोलिन चला था, अब हम एक बार पायरुवेट एसिड चला लेते हैं। अच्छा सर, मान लो प्रश्न आ जाए क्रेब साइकिल से, तो हम उसको प्रायोरिटी किस पर, कहां से चलाएं? पायरुवेट एसिड चलाएं एसिटाइल कोलिन, तो आप प्रायोरिटी पायरुवेट एसिड देना, पायरुवेट एसिड देना, क्योंकि एनसीईआरटी में इक्वेशन भी वही दी हुई है, पायरुवेट एसिड से वो, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, ठीक है, आ जाओ। और अगर उसको पता है ना, देखो प्रश्न पूछता है ना सामने वाला, तो वो दे देता है आप क्रेब साइकिल यहाँ चलाओ, इतनी अगर आपको समझ है, समझ में आया है, तो आप अपने पता लगा लेंगे कि एसिटाइल कोलिन चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है ना, आ जाओ वाला, तो वो दे देता है आप कि आप क्रेब साइकिल यहाँ चलाओ, इतनी सी अगर आपको समझ है, समझ में आया है, तो आप अपने आप पता लगा लेंगे कि एसिटाइल कोलिन चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है ना, आ जाओ। तो पायरुवेट से चलाएंगे। अब मान लो क्रेब साइकिल पायरुवेट से चलाए तो कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा? वही 2 बार चलेगा। पायरुवेट एसिड टेस्ट 2 ही है, 2 बार, 2 बार चलेगा। तो अब मुझे बताओ पायरुवेट एसिड से अगर क्रेब साइकिल चलेगा तो 2 बार में कितना CO2 निकलेगा? हाँ, अब ये 4 ये और 2 ये लिंक वाला 2, तो कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? 6 हो गया, 6 CO2। तो बस ये अंतर पड़ेगा। तो फिर अगर मैं कहूँ कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से NADH2 कितना मिलेगा अगर पायरुवेट एसिड से क्रेब साइकिल चलाओगे? तो 6 के बजाय 8, क्योंकि 2 ये क्रेब लिंक वाले में जुड़ जाएंगे, 2 बार में 8, तो 1 बार में 4। बाकी FADH2 ATP कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो यही है, FADH2 वही 2, ATP वही 2। चेंज किसमें आ रहा है? चेंज सिर्फ CO2 में आ रहा है और NADH2 में आ रहा है। समझ में आ गई बात? एक सवाल बोलूं, गूगली है, गूगली है, ठीक है ना, और मैं क्या कहा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्रेब साइकिल को कहां चलाना, तो आप क्रेब साइकिल को चलाना पायरुवेट एसिड से। हाँ, पोल में पूछो। ठीक है ना, अब सुनना, क्वेश्चन तो पहले तो ऑप्शन बनाया है, फिर क्वेश्चन ऑप्शन देख लो अब ये थोड़ी पूछूंगा मैं कि रोनाल्डो के कितने बच्चे हैं, हाँ? हद्दी कर रहे हो यार, कोई पूछूंगा तो इधर का ही पूछूंगा जो पढ़ाया मैंने, 3 4 5 8 10 लिख दिया, अब क्या पूछेंगे सर, रोनाल्डो ने कितने बच्चे पैदा किए, ये थोड़ी पूछूंगा यार, ठीक है ना, आ जाओ इधर। अब चलो, हाउ मेनी ऑक्सीडेशन reactions occurs during one turn of Krebs cycle? How many oxidation reactions occurs during, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने कहा बहुत भयंकर वाली गोली है, ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस occurs during one turn of Krebs cycle? क्रेब्स चक्र के एक पथ में कितनी ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती हैं? क्रेब्स चक्र के एक पथ में या एक चक्र में कितनी ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन है 3 4 5 8 10। हाउ मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस occurs in one turn of Krebs cycle? ठीक है, समझ लिया क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस occurs in one turn of Krebs cycle? ठीक है, समझिए। ओ भाई साहब, मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत ही मतलब क्वेश्चन जो है वो, और मैंने आपको पहले हर तरीके से सावचेत कर दिया, सावधानी सावधानी दे दी मैंने, ठीक है।
25% लोगों का जवाब सही है। ए कह रहे हैं 13%, बी कह रहे हैं 28%, सी कह रहे हैं 25%, डी कह रहे हैं 17% और ई कह रहे हैं 17%। भाई साहब, और जिन लोगों के सही जवाब में आयुष, प्रियल, विवेक, आयुष, दो आयुष है, सुजन, प्रशांत, नायरा, हारिस, शालू, रहमत। चलिए रहमत, इसलिए कह रहा था रुको 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 रुको। चलिए देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की है। कई लोगों ने तो ये गलती कर दी जिनका ऑप्शन 8 या 10 था, मतलब 4 ये जो ऑप्शन जिन्होंने लगाया, उन्होंने तो ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने एक टर्न पूछा है, वो 2 टर्न से गिनती कर रहे थे। टर्न पूछा है, वो 2 टर्न से गिनती कर रहे थे। ठीक है, फिर जिन्होंने ये 3 ऑप्शन लगाए, उनमें जो सबसे बड़े वोट है वो 3 वाले हैं, पहले ऑप्शन वाले, है ना। हाउ मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उनको बस ये याद रहा कि एक टर्न की बात करें और 3 एनएच बनता है, भूल गया फिर बनता है। ठीक है ना, तो उन्होंने ये चला था उनके दिमाग में, तो उन्होंने 3 लगा दिया। फिर उससे थोड़े कम वाले वोट थे ये, जिन्होंने 4 लगाया, और यार एक साइकिल में 3 एनएच 2 एक 4। मैंने पूछा कि 1 टन ऑफ साइकिल, और मैंने हिंट दे दिया कि भाई जब ऑप्शन में 4 और 5 हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्या करें, तो आप कहां से प्रायोरिटी देते, प्रायोरिटी देने का पायरिक एसिड है। अब स्टाइल कौन चलाओगे तो ये सही है, स्टाइल कौन चलाओगे 4 सही है, और पायरिक एसिड से चलाओगे तो 5 सही है, क्योंकि फिर आपको ये लोना पड़ेगा। तो मैंने सब तरीके से आपको सावचेत करके मैंने कहा ऐसे भी ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आया तो पायरिक एसिड चला लें। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से, ये सब जो 8-10 वाले लोग हैं, ये तो भाई साहब ये नहीं सुना, मैंने पूछा 1 टन, समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ, हाँ गलती करके सीखते हैं यार, कोई बात नहीं, गलती करके सीखते हैं। ठीक है, तो हो गया काम तमाम। अभी 6 CO2 निकल गया, अभी 12 पानी निकलना बाकी है, इधर आ जाओ, चलो सो जाओ। तो आप गौर से देखो कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, 6 CO2 में टूट गया। ठीक है, नाउ ग्लूकोज की सारी जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी इसमें, तो NH2 में एटी, और इसमें मैक्सिमम, ये देखो प्रियम बता 4 ऑप्शन कर रहे हो, ये संख्या कह रहे हो, पर डिसाइड कर लो आप। ये सो की जाके आंसर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यानी 5। चलो आ जाओ। तो आप देखिए कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की जो मैंने ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जो एनर्जी रिलीज हुई है सब, तो सर हमको भी अभी कंफ्यूजन 5 कहां से, अरे 5 यहां से है ना, पायरुवेट एसिड से चलाया, हद कर रहे हो। जब आपने पायरुवेट एसिड से चलाया 1 टन चलाया, तो 1 टन NH2 हो गया, ये 3 NH2 हो गया, 1 NH2 हो गया, 1 3 और 1 1 टन पूछा था, इसलिए कहते हैं क्लास में ध्यान दो। देखो यार, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बार-बार आपसे कहा, उस चीज को पकड़ो आप। मैं बता दूं आपको, ये सब लोग आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आप लोगों को कांसेप्ट नहीं बता रहे हैं, और आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, मैं सच बता रहा हूं। और याद रखिए, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ना तो आपसे नीट निकलेगी और नहीं आप उधर कुछ कर पाओगे। सारा खेल कंसंट्रेशन का है। तो कुल मिला के 6 निकल गया। अब साहब जो है क्या नाम से NH2 वगैरह जो है, तो आप बोल सकते हो एक ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने NH2 देखो, एक ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने NH2 काउंट करो, 2 तो 4, 6 और 4 10 तो NH2 ऑक्सीडेशन से, और 2 NH2 तो 12 हो गए, 10 तो NH2 हो गया, 2 NH2। चलो सोचो NH2 डबल ऑक्सीजन का देखो, NH2 डबल ऑक्सीजन माइटोमोलिक्यूल्स इधर इधर ये सारे के सारे NH2 ऑक्सीजन लेके आ जाएंगे ईटीएस में, ऑक्सीजन लेके आ जाएंगे ईटीएस में। ईटीएस में जाकर ऑक्सीजन में सब जैसे होता है, याद बताया था आपको, सिखाया था टर्मिनल ऑक्सीजन सिखा चुका हूं मैं आपको। ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन चलेगा ईटीएस में, हाइड्रोजन को पहले फेंक दिया जाएगा उधर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और फिर वो केमिकल स्पेस होगा। तो ईटीएस में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा स्टेप क्या होगा, ईटीएस में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन कर लीजिए एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कहां से, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से, ये देखो आकर सनलाइट सनलाइट सनलाइट, और अब फोटो NADH2 FADH2 रिड्यूस को एंजाइम NADH2 FADH2, और NADH2 FADH2 के पास कहां से आई, NADH2 FADH2 के पास कहां से आई, अरे दादा भाई इस सन में घुसना है इसको, सनलाइट सनलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। अरे तू सनलाइट ले चेक बाबा यार, सनलाइट सनलाइट सनलाइट, अरे तू तो खाना में खाएगी ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, आ जाओ। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन से, और वह इलेक्ट्रॉन जब बीटीएस में चला, हर स्टेप ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ, और उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट में किसने ले लिया, सब ऑक्सीजन ने, और हाइड्रोजन को किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। तो पहली बात, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, पानी। क्या बनेगा, पानी। अब इस पानी को छोड़ो और इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो एटीपी का फास्फोरिलेशन होगा, एटीपी बनेगा, वह एटीपी कौन सा फास्फोरिलेशन कहेंगे उसको, कौन सा फास्फोरिलेशन कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। पहली बात तो रेस्पिरेशन में जो मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या बाय द टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस्ड कोएंजाइम्स। और बता दो, एक NADH2 3 एटीपी प्रोड्यूस होता है, एक NADH2 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, फिर वो वाली समझेंगे अपना, छोड़ो उसको। ठीक है, तो पता है NADH2 3 एटीपी बनता है, एक NADH2 2 एटीपी बनता है। ठीक है, मेटाबॉलिक केस में, और लास्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक लिया, ऑक्सीजन ने क्या बन गया, पानी। तो मैं आपको कितना पानी, NADH2 2 बनता है। ठीक है, मेटाबॉलिक केस में, और लास्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक लिया, ऑक्सीजन ने क्या बन गया, पानी। तो मैं आपको कितना पानी, कितना पानी बना, तो ये बनेगा 12 पानी। अब 12 पानी को भी पकड़ेंगे, उससे पहले रुको इधर, रुको रुको। एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन में कितना NADH2 FADH2 मिले, एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन में कितना NADH2, अरे यार दोनों मिला के बताओ आप, सीधा बोलो यार, अलग थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं, लेकिन कितने मिले, FADH2 NADH2 12। 12 NADH2 FADH2 जब ईटीएस में आए तो उनके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लास्ट में ऑक्सीजन लिया, तो मुझे बताओ 12 NADH2 FADH2 ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन नाम है, अरे आप भोटो कितने ऑक्सीजन नाम है, 6। कितने ऑक्सीजन नाम है, 6। यानी एक NADH2 ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन नाम है, आधी, हाफ O2 या एक एटम। आई बात समझ में,
एक NADH2 ऑक्सीडाइज करने में आधी ऑक्सीजन, तो 6 NADH2 12 NADH2 ऑक्सीडाइज करने में कितने ऑक्सीजन काम है? 6। और जब 12 NADH2 के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को 6 ऑक्सीजन ने लिया तो कितना पानी बना? 12। और एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन निकली? कितनी सॉरी कितनी CO2 निकली? सॉरी कितनी CO2 निकली? 6। कितने ऑक्सीजन काम है? 6। चलो शुरू हो जाओ। फोटोसिंथेसिस काइंड ऑफ रिडॉक्स जिसमें होता है ऑक्सीजन किसका? वाटर। वाटर के ऑक्सीजन क्या कहते हैं? वाटर का ऑक्सीजन लाइट्रेशन। वाटर का ऑक्सीजन क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन परसेंटेज कौन ले लेगा? जल्दी NADP। और NADP नहीं, NADP बहुत NADP क्या बन जाएगा? NADPH2। CO2 क्या होता है? CO2 क्या होता है? CO2 रिडक्शन को क्या कहते हैं? राइट। CO2 रिडक्शन क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 रिडक्शन 6 CO2 रिडक्शन कितना NADPH2? 6 CO2 रिडक्शन कितना NADPH2? 12। 12 NADPH2 बनाने के लिए कितने वाटर का ऑक्सीडेशन? 12 NADPH2 बनाने के लिए कितने वाटर का ऑक्सीडेशन है? ये कौन वाले छठ लिख रहे हैं? आप भोटो 12 NADPH2 बनाने के लिए कितने वाटर का ऑक्सीडेशन? 12। 12 वाटर के ऑक्सीडेशन से कितनी ऑक्सीजन निकलेगी? कंसंट्रेशन 12 वाटर के ऑक्सीडेशन से कितनी ऑक्सीजन निकलेगी? 6। कितना NADPH2 बनेगा? 12। ये देखो कितना NADPH2 बनेगा? 12। 12 NADPH2 से कितने CO2 रिडक्शन होगा? कितने CO2 रिडक्शन होगा? 6। जिससे कितना ग्लूकोज बनेगा? 1। चलो कितना ग्लूकोज बनेगा? 1। नाउ सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है ग्लूकोज का? चलिए सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सा एंजाइम? एंजाइम कौन सा? डिहाइड्रोजन ऑक्सीजन करेगा तो कैसे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेल रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन? NADH अधिकांश जगह NADH क्या बन जाएगा? NADH2 FADH2। चलो एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितना NADH2 FADH2? एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितना NADH2 FADH2? 12। 12 NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। तो 12 NADH2 FADH2 जब BDS में गए, अच्छा 12 तो NADH2 FADH2 कितना CO2 निकला? अच्छा और जब 12 NADH2 FADH2 BDS में गए कितने ऑक्सीजन काम आई? उससे कितना पानी बना? मिट्टी से मिलकर बना है और मिट्टी में ही मिल रहा है हर सांस के साथ साथ। फोटो आया समझ में? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा यही फोटोसिंथेसिस है, यही रेस्पिरेशन है। और मैंने कहा इससे भी और भी आसान कर दूं, इससे भी और भी आसान कर दूं। तो याद करो मैंने कहा था और आसान। मैंने कहा CO2 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, ये तो फोटोसिंथेसिस है। और जब ये टूटेगा तो ये एज इट इज एज इट इज एज इट इज कुछ भी। एक ग्लूकोज बनाया 6 CO2 रिडक्शन कितना NADPH2 12 12 NADPH2 कितने वाटर का ऑक्सीजन 12 वाटर का ऑक्सीजन कितने निकले? 6। कितना NADPH2 बना 12 उसे कितने CO2 रिडक्शन किया? 6। जिससे कितना ग्लूकोज बना 1। तो यह ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन दिया वहां हमने CO2 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़े थे। CO2 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़े थे जो किसने दिए थे? वाटर ने दिए थे। लेकर आया था NADPH2। यहां ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अरे यार जब ग्लूकोज CO2 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ग्लूकोज बना, तो जब आप ग्लूकोज का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बचेगा क्या? CO2। तो जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितना CO2 निकला? 6। कितना NADPH2 लगा? 12। और जब NADPH2 कितने ऑक्सीजन काम आई? 6। और कितना पानी बना? 12। मिट्टी से मिलकर बना है और मिट्टी में ही मिल रहा है हर सांस के साथ। उसके भगवान सबको सांस दे और भगवान सबको ठीक। चल ओके आपको क्या मिला? अरे ओके ठीक है मिल जाएगी, सांस मिल जाएगी, शांत रहो। आपको क्या मिला? चलो आपको क्या मिला इसमें? एनर्जी किस रूप में मिली? एटीपी के रूप में। ठीक है जल्दी से, अभी तो मैंने एक को निपटाया है, अब मैं दूसरा को निपटा देता हूं। जल्दी से निपटा देता हूं, टाइम खराब मत करो। ये तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? ये अभी हमने किसको लिया था? अभी हमने ग्लूकोज को लिया था। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये तो सभी से निपटेंगे, सभी से निपटेंगे, अमीनो एसिड से निपटेंगे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड से निपटेंगे। आ जाता है तो हम लेते हैं फैट की इंटीग्रल लेते हैं। तो फैट का एनालिसिस कर लेगा ग्लिसरॉल फैटी एसिड। ठीक है ये वाला प्रोडक्ट हो गया। अब फर्दर ऑक्सीडेशन वही बात, जैसे ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा होगा? तो वही डिहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वही NAD क्या बन जाएगा? NADH2। NAD क्या बन जाएगा? NADH2। ठीक है पहली बात तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है? तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है PGL या DHAP। ये पकड़ लो भाई साहब, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन चल जाएगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन चल जाएगा PGL या DHAP। पूरी दवाई से बोलते हैं PGL या DHAP। ठीक है ऑक्सीडेशन को एंजाइम डिहाइड्रोजनेज और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसने लिया? NAD ने NADH। अब मुझे बताओ क्या PGL बन गया तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? नहीं ना। तो PGL फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए कहां एंटर करेगा? तो एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट और आगे चलेगा ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन रेप्साइक्लिकेज। और ये जो NADH2 मिले हैं ना, ये NADH2 भी रिएक्शन में जाएगा और PGL चला गया इधर। और आगे सब वही कार्यक्रम जो अभी हमने देखा। ऐसे फैटी एसिड, पहली बात तो बता दूं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बोल क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। और साहब इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट बनता है स्टाइल। ये प्रश्न आया था कभी, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एस्टाइल बन जाएगा। ठीक, वही बात ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन किसका, तो एनएडी का क्या बन गया, NADH2, वही डिहाइड्रोजन, सब जगह डिहाइड्रोजन, और यहाँ साथ के साथ एफएडी का भी होता है, तो एफएडी2 बन जाता है। अच्छा, ये NADH2 एफएडी2 आगे सब ETS में जाने की ना, ये एस्टाइल कोएंजाइम बन गया। क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? नहीं। तो फर्दर ये एस्टाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होने के लिए कहां घुसेगा, तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होने के लिए घुसेगा क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल यहां से एंटर करेगा और आगे वही क्रेब्स साइकिल ETS और ये NADH2 एफएडी2 के सवाल है। बोलो फेट का काम तमाम हो गया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड का काम तमाम हो गया, और ये भी क्या बने, तो ये भी हवा और पानी, हवा और पानी आपको क्या एनर्जी, किस रूप में एनर्जी, एटीपी रूप, निपटा दिया। प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो वो प्रोटीन का अलग प्रोडक्ट क्या, अमीनो एसिड, और देखिए मैंने कहा सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म में काम आते हैं, और अलग अलग अमीनो एसिड से अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं सब, अलग अलग अमीनो एसिड से अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, आप याद करो पढ़ा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एलेनिन याद आ रहा है, एलेनिन हमने बनाया था किससे, पायरुविक एसिड से, याद आ रहा है, ट्रांसअमीनेशन करके, तो एलेनिन का डीएमिनेशन हो जाएगा और ये पायरुविक एसिड एंटर करके यहां से लिंक रिएक्शन, याद है, याद करो अल्फा कीटोग्लूटरेट, उससे हमने बनाया था कौन सा अमीनो एसिड, याद करो नाइट्रोजन एसिड से बनने वाला पहला अमीनो एसिड, शाबाश, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, और इससे बना था अल्फा कीटोग्लूटरेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा तो रिडक्शन एनएडी का क्या बन जाएगा, NADH2, और डीएमिनेशन भी होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, और क्या बन गया अल्फा कीटोग्लूटरेट, और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कहां से घुसेगा, ये क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट होता है, और ये NADH2 आगे ETS, और यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा तो रिडक्शन एनएडी का क्या बन जाएगा, NADH2, और डीएमिनेशन भी होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, और क्या बन गया अल्फा कीटोग्लूटरेट, और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कहां से घुसेगा, ये क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट होता है, और ये NADH2 आगे ETS, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, इनके ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से बनता है PGA, ऑक्सीडेशन तो वही रिडक्शन किसका, एनएडी का, वही डिहाइड्रोजनेज NADH2, और इससे बनता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, और भाई साहब ये PGA जो है ना, ये ऑक्सीडाइज होने के लिए कहां एंटर कर जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, फोटो रेस्पिरेशन में याद करो ग्लाइसिन, सेरीन और आगे चल के PGA, याद आ रहा है, उल्टा चला दो, अब वो सब मैकेनिज्म नहीं जाना, अभी तो अपने यूं समझे, एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे इस कॉमन पाथवे में एंटर करते हैं ये, तो जो पायरुविक एसिड है वह पायरुविक एसिड यहां से एंटर कर गया, जैसे अल्लीन अमीनो एसिड तो पायरुविक एसिड मतलब यहां से एंटर कर गया, ग्लूटामेट तो अल्फा कीटोग्लूटरेट में डीएमिनेशन ऑक्सीडेशन और यहां से एंटर कर गया, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, PGA जनरल ग्लाइकोलाइसिस, और आगे वही चला सब ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल बन गया, हवा और पानी, आपको क्या मिला, एनर्जी, किस रूप में, एटीपी के रूप में, बोलो समझ में आया, सब निपटा दिया। अब आप देखो आपने सब निपटा दिया, अमीनो एसिड निपटा दिया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड निपटा दिया, ग्लूकोज निपटा दिया, आपको क्या मिला, एनर्जी, एनर्जी के रूप में, एटीपी के रूप में, तो फिर भाई साहब ये कहां से आया, अगर जो भी आपने खाया अगर आपकी सेल ने उसको कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे में ले जाकर इसी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया और उससे सारे एटीपी बना ली, तो भाई साहब ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये मास कहां से आया, आई बात समझ में, तो फिर अब आता है एनापोलिक अप्रोच पर, हम जो खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो भाई साहब ये बने, हाँ अच्छा तू याद ध्यान दे, अभी समझ में आ जाएगा, तेरे प्रोटीन वाला समझ में आया, तो भाई साहब यही सब रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस का भाई हमारी सेल क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट पे प्रोटीन, हमारी सेल क्या बनाती है, ये बनाती है प्रोटोप्लाज्म, कार्बोहाइड्रेट उल्टा चलो, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी इंटरमीडिएट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करके बोलो ग्लूकोज बनाने बनाएगा, तो बायोकेमिकल रिएक्शन कोई भी इंटरमीडिएट बन जाएगा, PGL से किसी बना दो, याद करो केल्विन साइकिल में PGL से 2 PGL से ग्लूकोज बनाता, PGL से इंटरमीडिएट बढ़िया, ग्लूकोज बढ़िया और ग्लूकोज से पॉलीमराइज कार्बोहाइड्रेट, बोलो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में काम आ रही है, काम आ रही है, ग्लूकोज बढ़िया और ग्लूकोज से पॉलीमराइज कार्बोहाइड्रेट, बोलो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में काम आ रही है, काम आ रही है, दिस कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, दिस इज एनाबोलिज्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फिर बनाना है सब, फिर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, तो फिर किससे बनेगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल किससे बनेगा, PGL से, ये ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट PGL को ले लिया, और PGL का क्या करेंगे, ग्लिसरॉल का क्या करेंगे, याद रखो काम है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो PGL बनाता है, तो PGL का क्या करेंगे, रिडक्शन, और PGL के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन गया, ग्लिसरॉल, ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट PGL इसको ले लिया और इसका रिडक्शन करके ग्लिसरॉल बन गया, ऐसे फैटी एसिड की बात करें, तो फैटी एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, एस्टाइल कोएंजाइम, ये ले लिया एस्टाइल कोएंजाइम, और एस्टाइल कोएंजाइम में क्या कर दिया, रिडक्शन, तो बन गया फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों मिलकर बन गया, दोनों मिलकर फिर बोलो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में काम आ रही है, बोलो काम आ रही है, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, वही अलानिन बनाना है, अलानिन किससे बनेगा, अलानिन पायरुविक एसिड से बनेगा, पायरुविक एसिड के ट्रांसफॉर्मेशन से, यहां लाए थे अलानिन का डीएमिनेशन किया था और यहां से घुस गया था ये, अच्छा ध्यान दे ले बेटा इधर, ऐसे ग्लूटामेट बना के दिखाया आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, अल्फा कीटोग्लूटरेट से बनाया था ग्लूटामेट रिडक्टिव एमिनेशन से, तो बस क्रेब्स साइकिल से उठा लिया इसको, इसका रिडक्टिव एमिनेशन करा दिया, ग्लूटामेट बन गया, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन किससे बनेगा, PGA उठा लिया यहां से PGA ग्लाइकोलाइसिस से, और कर दिया रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बन ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन। हमारी सेल में हम जो पहुंचता है हमारे खाने के बाद उसका बच्चों में बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्सीडेशन में जाकर के एक बहुत बड़ा हिस्सा तो एटीपी प्रोडक्शन में काम आ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आ रहा है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में काम आ रहा है, और ये हम जो खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म के बीच में सबसे कॉमन इंटरमीडिएट क्या है, तो एस्टाइल कोएंजाइम, तो ये सब में बन रहा है, आप देखिए ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड, तो ये प्रश्न आता है व्हाट इज कॉमन इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बता दूं मैं आपको, लास्ट छोटा सा पॉइंट वो ये कि भाई साहब अभी हमने कहा था कि फैट ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगती है, अब जैसे वो क्यों लगती है वो मैं समझा रहा हूं आपको, तो फैट ऑक्सीडेशन ज्यादा ऑक्सीजन लगती है, तो भाई साहब क्योंकि फैट ज्यादा रिड्यूस होती है कंपाउंड है, फैट ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है सर, अरे सुन लो इधर पहले, रुक जा आदित्य, रुक जा भाई, रुक जा इस बात सुन ले, तो साहब चलो सुन लो, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कितना NADH2 चलो एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कितना NADH2 12, अब मैं अगर आपसे कहूं एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 12 NADH2 क्यों मिले, 12 क्यों मिले, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 12 NADH2 क्यों मिले, 12 क्यों मिले, क्योंकि ग्लूकोज बनाने में 12 खर्च किए थे ना भाई साहब, 12 NADH2 खर्च किए थे, 12 लगे थे ना, 6 रिडक्शन करके बनाया था ना, ऑब्वियस बात है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 12 NADH2 मिले। अब मैं आपको बताता हूं एक फेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एक फेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना कितना 60 NADH2 कितना 60
एक पेड़ के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितना एनएडीएच2 मिलता है? 60। अब बताओ आप, अब यार मैं कहूंगा एक पेड़ के कंप्लीट ऑक्सीडेशन 60 एनएडीएच2 क्यों? बस बनाने में खर्च किए होंगे 60। तो जिसको बनाने में खर्च हो जाए 60 तो हाईएस्ट रिड्यूस हो गया, एक मॉलिक्यूल बनाने में 60 खर्च हो गया, तो मोर कंपाउंड इज रिड्यूस मोर द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 60 मिलेंगे। तो एक पेड़ का मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो कितना एनएडीएच2 मिलता है? कितना? 60। अब बताओ भाई साहब, 60 एनएडीएच2 जब एटीएस में गए तो कितने ऑक्सीजन काम है? 60 एनएडीएच2 जब एटीएस में गए तो कितने ऑक्सीजन काम? 30। एक ग्लूकोज में 12 एनएडीएच2 मिला था, 6 काम आई थी। एक फेट से 60 लगभग 5 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। फेट से पता है आपको 5 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी काम आती है, 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी काम आती है। ठीक है, तो भाई साहब जब एक फेट ऑक्सीडाइज हुआ 60 एनएडीएच2 मिले, 60 एनएडीएच2 जब एटीएस में गए कितने ऑक्सीजन काम आई? 30। एक ग्लूकोज से, और जब 30 ऑक्सीजन काम आई तो कितना पानी बना? 60। जबकि ग्लूकोज कितना बना था? मात्र 12। दैट्स व्हाई kangaroo rat can live throughout the life without drinking water, because below its skin there is presence of fatty tissue and the fat oxidation provides the metabolic water. याद आ रहा है? मैंने कहा साहब ये डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें फैटी टिश्यू होता है, मैंने फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है, और मैंने कहा हाईएस्ट मेटाबॉलिक वाटर फैट के ही ऑक्सीडेशन से मिलता है। अब आप समझ लो ना, हाईएस्ट मेटाबॉलिक वाटर फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है, बट दैट्स व्हाई द kangaroo rat can live throughout the life without drinking water। आई बात समझ? तो ऑब्वियसली बात है कि फैट के ऑक्सीडेशन में ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा। हम नालायक तो सांस तो ठीक से लेता नहीं, एंड दैट्स व्हाई एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजी जस्ट फिजियोलॉजी, है ना? अब तो सांस बंद से लेता नहीं, अपने आप को छरहरा बनाए रखने का जो कांसेप्ट है, छरहरा मतलब समझते हैं स्लिम ट्रिम इस तरह। हाँ, तो अपने आप को छरहरा बना रखने का दो कांसेप्ट है, एक अंग्रेजी का एक भारतीय कांसेप्ट है। हाँ, रश्मि जी तो है सीख है। तो अंग्रेजी का कांसेप्ट क्या? अंग्रेजी का कांसेप्ट जो है ना वो बड़ा सुपरफिशियल है। पता है वो क्या है? वो है डाइटिंग। वो बेचारे वहीं अटके पड़े हैं अभी, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। डाइटिंग का कांसेप्ट ये फ्लोटिंग प्रोटोप्लाज्मिक नहीं, फ्लोटिंग है। डाइटिंग का मतलब ये है कि बाहर से आप कुछ मत खाओ, जनरल रेस्पिरेशन फर्स्ट मत लो, तो सेल अपने आप स्टोर फूड को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगी। बहुत सुपरफिशियल। डाइटिंग का कांसेप्ट ये होता है, कहते हैं डाइटिंग कर लो, डाइटिंग करने से, तो डाइटिंग का कांसेप्ट ये है कि आप बाहर से कुछ मत खाइए तो सेल क्या करेगी? स्टोर फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। बड़ा सुपरफिशियल। हमारा कांसेप्ट क्या है? हमारा कांसेप्ट बड़ा डीप है। तो जम के खाओ, बैठ के खाओ, लेकिन लंबी लंबी सांसें लो, बाबा जी का योगा। ये यूं करके हमने क्या किया? ये हमने यूं करके क्या किया? क्या किया? ऑक्सीजन ली ना, और ऑक्सीजन क्या काम आती है? एक ही काम आती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर 8 माइक्रोकॉन्टिटीज। बताओ कितना डीप है, कितना डीप है। और इसलिए हमारा कांसेप्ट ये नहीं है कि डाइटिंग करो, हमारा कांसेप्ट ये है कि जम के खाओ, बैठ के खाओ, लेकिन लंबी लंबी सांसें लो। और ये सांस आप कभी ले सकते हैं रोटी खाते समय, बस पता चला रोटी खा रहे हैं, रोटी ये नहीं लेना भाई साहब, कभी भी ले लो, क्योंकि अभी जो खाना है वो कम से कम 5-7 घंटे बाद काम आएगा, रेस्पिरेशन डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तब काम आएगा। और इसलिए ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट। ये आलतू फालतू जो खाते हो ना, पिज्जा बर्गर चाउमीन, तुम्हारी मर्जी बड़ी जो खाओ भाई साहब। आपने पिज्जा बर्गर चाउमीन खाया, आपकी सेल को क्या मिला? ग्लिसरॉल फैटी एसिड। आपने रोटियां खाई, आपकी सेल को क्या मिला? ग्लूकोज। आपने खाया दाल, आपकी सेल को मिला मिनरल। ईमानदारी से बताओ आपकी सेल किसके ऑक्सीडेशन को प्रेफरेंस देगी? आपकी सेल किसके ऑक्सीडेशन को प्रेफरेंस देगी? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लूकोज। तो नालायक को सांस तरह से लेते नहीं, तो पता क्या होगा? ये आगे जाएगा नहीं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड आगे जाएगा नहीं, क्योंकि सांस तरह से लेता नहीं। ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड नहीं रहेगा, कुछ ही समय बाद जुड़ेगा, और जब ज्यादा खाओगे, ठीक है, ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, इट्स योर चॉइस। समय समाप्ति घोषणा होगी, जिसको इकोलॉजी पढ़नी आ जाना, एनवायरमेंटल इश्यूज का। चलिए, धन्यवाद। पूरी चैप्टर खत्म है, पढ़ डालो पूरा चैप्टर, सेल रेस्पिरेशन पढ़ डालो पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी। ठीक है, चलो।